एग्जिस्टेंशलिज्म के हवाले से जो सबसे प्रोमिनेंट मिथ जो है उसको एल्बर्ट कैमस की द मिथ ऑफ सिसिफस, और जो कह सकते हैं कि जो आर्गू करते हैं मजहब के ऊपर, वो मोर और लेस ह्यूमन लाइफ को इस मिथ ऑफ सिसिफस के साथ एसोसिएट करते हैं। सबसे पहले हमें इस मिथ को समझना होगा कि ये मिथ क्या है। कोरिन्थ का बादशाह जिसका नाम सिसिफस था, इसने एक दफा जो रिवर गॉड एसोपस को मतलब जो है वो मदद फ्राहम की कि वो ये जो है ये सारे का सारा जो वाकया जो मैं कोट करने जा रहा हूं, ये होमर की जो है वो जो इलियड है उसमें ये जो है वो यूज हो चुका है। ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड के अंदर जो है ये कोट हुआ है। तो एसोफस की बेटी जो है वो अलूप हो जाती है, और रिवर गॉड के साथ उसका ये मुआहदा होता है सिसिफस का कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी ढूंढने में मदद करता हूं, बदले में तुम मेरी किंगडम के लिए स्प्रिंग ऑफ फ्रेश वाटर के पानी का एक चश्मा जो है वो तुम मुझे प्रोवाइड करो। लेकिन ये बात जो है वो मतलब इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो लॉर्ड जियस था, जो माउंट ओलंपस का हेड लॉर्ड था, उसने एसोपस की बेटी के साथ वो एब्सकॉन्डेड हुआ। और जब सिसिफस जो है वो उसको भेजता है एसोपस को कि वो अपनी बेटी को बचाने जाए, जियस अपने भाई हेडीज जो कि अंडर गॉड था, उसको वो मतलब जो है वो कहता है कि तुम ये चूंकि सिसिफस का किया धरा है और उसने एसोपस को मेरी तरफ भेजा है, लिहाजा तुम गॉड ऑफ डेथ हो, गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हो, लिहाजा इसको मारो और जेर जमीन में चले जाओ। बट सिसिफस वॉज वेरी शेरूड मैन, वो बड़ा मतलब जो था वो इंटेलिजेंट था, और उसने जो है वो गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हेडीज को एक ट्रिक के जरिए कैप्चर कर लिया, और सो दैट नो मार्टर कुड डाई। अब जारी सी बात है कि जब गॉड को आप कैप्चर कर लेंगे तो उस वक्त मजीद किसी किस्म की कोई डेथ नहीं होगी। तो उस वक्त एरिस गॉड ऑफ वॉर जो है वो हेडीज को फाइनली बचाता है सिसिफस से, एंड सिसिफस जो है उसको सजा मिलती है, उसको मार दिया जाता है। तो ही आस्क्ड हिज वाइफ टू फॉर्ज द ट्रेडिशनल फ्यूनरल राइट्स, कि वो अपनी मतलब जो है वो एंड सिसिफस पेरिश्ड, ही आस्क्ड हिज वाइफ टू फॉर्ज द ट्रेडिशनल, के जो जनाजे के जो दफन करने के जो मामलात हैं वो जैसे होते हैं वैसे तुम करो। Because such an oversight was considered extremely impious in the Greek tradition, कि ये जो उसका, अब जारी सी बात है कि मरने के बाद उसने अंडरवर्ल्ड में जाना, तो सिसिफस कन्विंस करता है हेडीज को टू लेट हिम गो बैक टू अर्थ टू करेक्ट हिज एरर, कि उसको अपनी गलती दुरुस्त करने का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी गलती दुरुस्त करके वापस। Yet Sisyphus had no intention of returning to the underworld once his task was completed, कि मतलब जो है वो तुम मुझे कोई सा भी टास्क दे दो मैं पूरा करता हूं, और उस टास्क के बाद मतलब जो है मैं दोबारा अंडरवर्ल्ड आ जाऊंगा अपनी गलती को दुरुस्त करके। लेकिन एक दफा नीचे से ऊपर जाने के बाद, हेडीज से अंडरवर्ल्ड से नीचे जाने के बाद उसका कोई इरादा नहीं था कि वो ऊपर मतलब जो है वो जाए। And he lived many more years before Hades tracked him down and sentenced him to the stone. अब उसको सजा क्या मिली कि जो था जो
सजा उसको जो मिली वो ये था सिसिफस को कि एक डिच है और इस डिच में से तुमने इस पत्थर को ऊपर की तरफ लेके जाना। जब तुम पहाड़ी के ऊपर ले जाओगे जिस दिन इस पत्थर को, उस दिन तुम्हें ऊपर भेज दिया जाएगा। तो होता कुछ यूं कि जो ही वो पत्थर को लेकर यहां तक पहुंचता तो पत्थर गॉड जो हैं वो फिर से पत्थर नीचे फेंक देते, यहां तक जाता फिर पत्थर नीचे फेंक देते, यहां तक जाता फिर पत्थर नीचे फेंक देते, और वो हर मर्तबा वो पत्थर को ऊपर लेके जाता। अब ये जो सजा थी ये किसकी थी? एक इंटेलिजेंट पर्सन की सजा थी कि जो मतलब क्वेश्चन करता था, जो मतलब गॉड्स को ट्रबल में जो था वो कर सकता था। अब जो सिसिफस का टॉर्चर था, एंडलेस रेपिटेशन, ईच टाइम ही रीचेस टू द टॉप ऑफ द माउंटेन द स्टोन फॉल्स बैक टू द बॉटम अगेन। ही मस्ट पुश इट अप टू माउंटेन नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट ओवर एंड ओवर अगेन फॉर ऑल एटर्नली। और ये मिथ कहती है कि ये आज भी जो सिसिफस है वो इसी स्टोन पे ऐसे ही रोल कर रहा होगा। और सिसिफस बैन इन हिज कॉन्शियस, और वो अपनी जो नेचर ऑफ फेट थी उसको रिकॉग्नाइज करता है। He knows the toll the last trip took on his body, and he will the toll each previous trip took, and he knows he will have to go through it all again. उसको दोबारा करना है। तो इसका जो पैरेलल है ये असल में समझाने वाली, द पैरेलल्स हियर टू एवरीडे ह्यूमन लाइफ are obvious if we view life as a series of tasks to be completed, कि हमने हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ टास्क जो है जो है वो बनाए हुए होते, और वी आर टू कंप्लीट दोज टास्क। हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा टास्क जो है वो बना लेते हैं। मजे की एक जो हमारी रूटीन्स हैं, दे आर एज इफ दैट वी आर पनिश्ड बाय हेडीज। हमें हेडीज ने सिसिफस की तरह जो है वो हमें पनिश किया गया है कि वी रेगुलरली राइज अप and we are doing the same thing each day. Do we not do? Certainly we do. अगर कोई जॉब वाला है तो वो सुबह 7:30 बजे रेडी होता है, 8 बजे उसको दफ्तर पहुंचता है, 4:30 बजे आता है, बाद में आके वही डोमेस्टिक कोर, और डेली एक जैसा काम करता है। इसी तरह से अगर एक वॉचमैन है तो वो वही काम कर रहा है, यानी कि वी आर डूइंग रेपिटेटिव थिंग जस्ट लाइक सिसिफस। There is no innovation at all in our life. We have, you can say, कि अगर और हम अगर बिल फर्ज कोई एक टास्क बना लेते हैं जो इसका सैमुअल बैकेट का वेटिंग फॉर गोडो है, वो इस तरफ मतलब जो वो इशारा करता है कि we have so many गोडोज in our life, और सारे गोडोज जो है वो रेपिटेटिव। आप सपोज आपकी एजुकेशन के जो गोडोज हैं कि आप मतलब मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट, बैचलर, नाउ मास्टर्स, और फिर एमफिल एंड डॉक्टरेट एंड पोस्ट डॉक्टरेट, कि यू बिल्ड गोडोज, यू बिल्ड योर टारगेट पर, और आप असल में आपका ये होता है कि ये टारगेट जो है ये पहले से बेहतर होगा, ये पहले से जिस तरह से ये सिसिफस जो है ये अटेम्प्ट ले रहा था कि इस मर्तबा मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन हर मर्तबा वो पहुंचने के काबिल नहीं हो सकता। तो अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो जो है वो दैट्स द रेपिटेटिव, दैट्स यू कैन से जो है ये एक ह्यूमन बीइंग को पनिशमेंट है, और अनदर टास्क, अनदर ऑब्स्टेकल जो है वो हमारे सामने मौजूद है, एंड अ ह्यूमन लाइफ इज नो मैच कॉस्मिकली फॉर टाइम एंड मॉर्टेलिटी। और एक वक्त हमारी जिंदगी में आता है व्हेन वी डाई, जब हम लोग जो हैं और ये रेपिटेटिव टास्क हम डेली करते हैं, देयर इज नो चेंज एट ऑल इन दिस ऑल यू कैन से रेपिटेशन, और इसमें कोई रेपिटेशन हमें नजर नहीं आता।
मतलब कोई मतलब जो है वो सुधार नजर नहीं आता। तो ऐसी शक्ल में जब ह्यूमन, तो फिर द पीपल who question life, the people who do not follow this repetitive routine, तो फिर उनके लिए लाइफ क्या होगी? इट वुड लीड टू absurdism. ये उनकी लाइफ को absurd बना देगी कि जब हम लोग अपनी मर्जी से यहां नहीं है, हम लोग यहां पर बाई चांस एंड नॉट बाई चॉइस, तो ऐसी शक्ल में हमने, हमारा इस जिंदगी का मकसद क्या, हम इस जिंदगी में जी क्यों रहे हैं? सो जहां जो है वो जो एल्बर्ट कैमस जो है वो अपने नावल मिथ ऑफ सिसिफस के अंदर भी इसी चीज का हमारे सामने तस्करा करता है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो इसी तर्ज के साथ मतलब जो है वो चल रही है, वेयर वी डू नॉट हैव, यू कैन से, चॉइसेस एंड वी आर डूइंग, यू कैन से, रेपिटेशन। तो फिर इस शक्ल से निकलने का क्या तरीका है? इस शक्ल से निकलने का जो तरीका है, दैट इज व्हाट वी कॉल एग्जिस्टेंशनलिज्म, कि we are to give meaning to our life. We know that we have been hurled into the fate of Sisyphus, कि हमें सिसिफस की फेट में मतलब हर्ल कर दिया गया, हमें सिसिफस जैसा मतलब जो है वो एक तरह से कंडेम कर दिया गया। लेकिन क्या हम लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी सिसिफस जैसी गुजारना चाहते हैं? कि दिस वर्ल्ड, अब सिसिफस को यह सजा कहां मिली? हेडीज में। तो फिर अब हम कहां हैं? वी आर इन द हेडीज, एंड इन द हेडीज लाइफ इज मीनिंगलेस बिकॉज वी आर गिवन मीनिंगलेस टास्क। तो व्हेन वी आर गिवन मीनिंगलेस टास्क, then this is quite necessary to give meaning to our life, कि हम अपनी जिंदगी को खुद मीनिंग प्रोवाइड करें। और ये मीनिंग जो है वो कहां से होगा? ये मीनिंग जो है वो बुनियादी तौर पर हम लोग जब अपनी चॉइसेस और अपने एक्शंस के खुद जिम्मेदार हो, व्हेन वी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू अस, और जब हम लोग अपनी जिम्मेदारियां जो वो निभा रहे होंगे, देन वी विल से दैट जो है वो हम लोग जो है वो आजादाना तौर पर अपने मामलात को जो है वो चलाएं। दैट इज व्हाट वी कॉल एग्जिस्टेंशियलिज्म, दैट इज व्हाट वी कॉल, यू कैन से, फ्री विल ऑफ अ मैन। And this free will is, you can say, has the right, कि जिससे आप मतलब जो है वो अपनी जिंदगी को मतलब जो है वो कम से कम ये मान तो होगा कि जो जिंदगी मिली थी हमने उसको बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश की। जी। Existentialism, we are condemned to be free because once thrown into the world, we are responsible for everything we do. हाँ, ये Jean-Paul जीन Sartre. पॉल सार्टर की स्टेटमेंट है कि वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री, कि हम आजाद हैं, बिकॉज वंस थ्रोन इनटू द वर्ल्ड। अब यहां से वर्ल्ड से मुराद आपकी यही होनी चाहिए, वंस थ्रोन इनटू द अंडरवर्ल्ड, हेडीज, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वी डू, और हम हर अपने एक्शन के जिम्मेदार हैं। अदरवाइज जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है। तो उसने मतलब जो है इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हर एक्शन को मतलब किस तरह से जो है वो एंगेज करें। जी। Existentialism is a philosophical movement whose origins are in the Danish philosopher Soren Kierkegaard. You can say Danish philosopher Soren Kierkegaard, ये उसने मतलब पहली मरतबा, एंड द जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे। कियरकेगार्ड और नीत्शे को ये क्रेडिट जाता है कि who basically originate this movement, जो इस मूवमेंट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। जी। Existential philosophy is incredibly rich and diverse, and its proponents include communists, socialists, atheists, theists, and nihilists. So existential philosophy is incredibly rich and diverse, and its proponents includes communists,
कि वो लोग हैं जो कम्युनिज्म के फॉलोअर्स हैं, जो कहते हैं कि रिलीजन इज एन ओपियम फॉर पीपल। फिर इसी तरह से सोशलिस्ट हैं कि जो मतलब जो है वो मजहब और बाकी तमाम चीजों को मतलब क्या वो डिस्कार्ड करते हैं। फिर एथेइस्ट हैं जो किसी खुदा पे यकीन नहीं जो है वो रखते हैं। फिर थीसिस्ट है और निहिलिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पर मतलब कहते हैं कि मरने के बाद निहिलिस्ट द पर्सन हु बिलीव्स इनटू द नथिंगनेस, कि ये दुनिया जो है वो नथिंग है और मरने के बाद आपके तमाम एक्शन, जिस दिन आप मर जाएंगे, ऑल योर एक्शंस आर गोइंग टू नथिंग, ये सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो despite this diversity, ये वो almost all the existentialists share a few basic ideas that are relevant for our discussion. तो जो तमाम existentialists हैं वो कुछ ना कुछ आइडियाज जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। What are those? Will go on जी। Kierkegaard's rejection of a rational and philosophical Christianity serves as a starting point for our deliberation. Calibration He कि जहां पे believed हम लोग बात कर सकते हैं रैशनल एंड फिलोसॉफिकल, रिजेक्शन ऑफ रैशनल एंड फिलोसॉफिकल क्रिश्चियनिटी। और he believed that Christianity add by trying to be reasonable when it should be based on faith, कि Christianity जो है वो error by trying to be reasonable when it should be based on faith. Faith isn't a matter of affirming certain rational proposition. faith जो है वो मैटर नहीं है कि जिससे आप अपनी मतलब जो है वो फॉर्मिंग सर्टेन रैशनल प्रोपोजिशन, बट ऑफ एक्टिंग इन अ सर्टेन वे, एक तरह से सोचने का नाम है। Kierkegaard made this point in his famous retelling of the biblical story of Abraham and his son Isaac. It wasn't reasonable for Abraham to sacrifice his own son simply because God asked him. कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो ज़बह करने का हुक्म दिया गया था कि खुदा ने, इंस्टेड फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ हिज गॉड वाज एन एक्ट ऑफ फेथ। ये उसके मतलब इब्राहिम के ईमान का मतलब जो इम्तिहान था। फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इब्राहिम एक्शन वाज इमोरल, ये गैर अखलाकी था। बट Kierkegaard faith and religion transcend reasons and ethics, कि असल में हमने सिर्फ उसी चीज को मजहब की को फॉलो करना है जिसके पीछे रीजन मौजूद है। अगर किसी चीज के पीछे रीजन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, कि सिर्फ आप ब्लाइंडली फेथ को फॉलो करते जाएं, तो आपके तमाम एक्शंस को जस्टिफाइड करार नहीं दिया जा सकता। और यही बात है कि वो कहता है कि जो रैशनल और फिलोसॉफिकल, जारी सी बात है कि जब क्रिश्चियनिटी के अंदर रैशनल और फिलोसॉफिकल डिस्कशन का आगाज हुआ, तो वहीं से समझ लीजिएगा फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म भी कहीं ना कहीं से, कि जिसने फेथ के ऊपर तगड़े वार किए, फेथ के अंदर जहां जहां पर जो थी जो इश्यूज थे उनको सॉर्ट आउट किया। He believed Christianity erred by trying to reasonable when it should be based on faith. Faith isn't a matter of affirming certain rational propositions, but of acting in a certain way. So ये वो more or less, फिर उसके बाद these considerations lead to first basic idea of existentialism. Reason is an inadequate instrument, कि सब कुछ रीजन भी नहीं है with which to comprehend the depth, mystery and meaning of life, कि जिससे जो है वो inadequate instrument है, and with which to comprehend the depth, mystery and meaning of life। और इसके साथ हम लोग जो हैं जो मिस्ट्री ऑफ लाइफ है, डेप्थ ऑफ लाइफ है, मीनिंग ऑफ लाइफ है, जो है वो हम लोग मतलब जो है वो नहीं अखज कर सकते। रीजंस लिमिटेशंस वर poignantly described by Russian novelist Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky, who said that while reason satisfies our rational self, desire is the real manifestation of life। कि असल जो डिजायर है वो हमारी असल उसके जरिए हमारी लाइफ जो है वो मैनिफेस्ट होती है। But Western philosophy began when the Greeks used reason to understand the world, and Greek rationalism sought rational and objective foundations of knowledge, meaning, truth and value। तो उन्होंने मतलब जो है वो वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो ग्रीक्स के साथ शुरू होती है, कि जब वो इस दुनिया को ग्रीक नेशनलिज्म को मतलब जो है वो सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो
यू कैन से फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, मीनिंग, ट्रुथ एंड वैल्यू को मतलब जो है वो इसके अंदर एंगेज करते हैं। The existentialists reject this tradition. They repudiate the abstract, obtuse, specialized, historic, and formal subtlety which divorce the intellect from life. Okay, they repudiate the abstract, obtuse, specialized, historic, and formal subtlety which divorces the intellect, कि जो intellect को life से divorce कर देते हैं, वो repudiate करते हैं। वो मतलब ये जो abstract ideas हैं, you can say वो they maintain that life isn't an equation or riddle। ये ना तो कोई equation है ना कोई riddle है to be rationally resolved, it is more a mystery to be lived। ये mystery है और इसको हमने जीना है। अब जीना कैसे है? दिस रीजन कांट रिजॉल्व आवर मोस्ट प्रेसिंग एग्जिस्टेंशियलिस्ट कंसर्न्स। ये रीजन जो है वो हमारे ज्यादातर कंसर्न्स को अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल इट कैन टेल अस द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि मीनिंग ऑफ लाइफ जो है दिस इज वी द ह्यूमन बीइंग्स, आवर डिजायर्स बेसिकली गिव मीनिंग टू आवर लाइफ। थ्योरी, स्पेकुलेशन एंड मेटाफिजिकल एंड मॉरल रिफ्लेक्शन आर वर्थ लेस देन you can say concrete reality. Thus existentialism emphasize concrete personal experience over rational abstractions. This is its second basic idea. उसके बाद the emphasis on the concrete is captured in the existentialist dictum, existence precedes as essence। existence precedes essence, कि जो आपकी existence है वो आपकी essence है, कि हाँ मैं exist कर रहा हूं, yes I'm existing। और ये एहसास, दिस मीन्स दैट वी एग्जिस्ट फर्स्ट एज अ पर्टिकुलर कंक्रीट, हम क्लियर शक्ल में हम मौजूद हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स बिफोर वी आर डिफाइंड बाय एनी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर सेंस। एग्जिस्टेंस रेफर्स टू दैट अ थिंग इज, व्हाइल अ सेंस रेफर्स टू व्हाट अ थिंग इज। एग्जिस्टेंस जो है कि वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। मसलन सपोज आपके घर के सामने जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं, आपका घर एग्जिस्ट कर रहा है, while a sense जो है what a thing is, a sense वो है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, that is the meaning। यानी मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, मेरा वजूद है, तो क्यों वजूद है? अगर ये एक जगह पे वैस पड़ा हुआ है, गुलदान पड़ा हुआ है और वो एग्जिस्ट कर रहा है, why it is existing, हमने उसको जस्टिफाई कर। For instance, the sense of four-legged tail wagging thing we often see is darkness, but existentialists deny that there is any human nature or sense that tells us what are or what we are to do। Rather, we exist first, हम पहले as concrete human subjects, कि हम पहले exist करते हैं and then proceed to concrete our essence। फिर हम अपनी essence की तरफ जरूर होते हैं। Fate or a God don't determine us। ना खुदा हमें determine करेगा, ना fate। We determine ourselves। हम खुद अपना फैसला करते हैं कि what a thing is, उसकी एसेंस, हम अपनी एसेंस खुद बनाते हैं, क्योंकि एग्जिस्ट तो हम कर रहे हैं। तो it is up to us whether we become saints or sinners, and moral theories can't tell us what to do। जो theories हैं, जितना लिटरेचर है, हमें जो पुराने आइडियल्स हैं, जो कुछ है, हमें उसको फॉलो नहीं करना। इंटेलेक्चुअल theories are too detached from life to provide you can say guidance in our concrete life। कि वो जो इंटेलेक्चुअल theories हैं, जो philosophers की theories हैं, वो भी हमें नहीं बताती कि हमने जिंदगी को की रहनुमाई कैसे करनी है। Theories will provide the rational from human actions, but they can't command our assent। वो हमारी मतलब जो assent है उसको command नहीं कर सकते। We can easily see how moral theories can't make us do anything। तो moral theories जो हैं वो हमें कुछ भी करने को मजबूर नहीं कर सकती। The prescriptions of natural law, a social contract, the categorical imperative, or the net utility can't command our conduct, because we can always ask why follow these theories। कि हम इन theories को, हम इन ideals को, हम इन situations को क्यों follow करें? Moral theories may define our moral duties and obligation, but they mean nothing without personal commitment। By contrast, existentialists emphasize the human subject as the ultimate source of morality। कि अगर मोरालिटी भी हमने रखनी है तो वो हमारी अपनी होनी चाहिए। हर शख्स जो है वो अपनी मॉरल थिंकिंग के ऊपर, अपनी मॉरल लाइन ऑफ डायरेक्शंस के ऊपर जब वो सोचेगा, उसको
किसी और शख्स की मॉरल डायरेक्शंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ओनली व्हेन वी कमिट आवरसेल्व्स टू सम कोर्स ऑफ एक्शन डू वी फुली एक्ट एज मॉरल एजेंट्स, कि हम लोग जो है वो एक मॉरल एजेंट की तरह से काम करते हैं। The emphasis on the personal commitment brings us to a third basic idea of existentialism. Human beings are radically free. कि हम आजाद हैं। We are free to our actions. We are the ones. और ये कॉन्सेप्ट कब इमर्ज हुआ? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसका मैं तस्का कि जब मतलब ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता तो मॉडर्न एरा में आ रहा था, लेकिन इसके ऊपर जो क्रिश्चियनिटी थी, जो फेथ था, उसके ऊपर कारी जरब मारी गई कि जब मतलब जब वो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी इमर्ज हुई और उसके बाद ब्रूटली जब इंसानों को मतलब जब वो कत्ल किया गया, तो लोग ये समझना शुरू हो गए देयर इज नो गॉड इन दिस यूनिवर्स। जापान ने उस वक्त इज्तिमाई खुदकुशी को जायज करार दिया, और जापान में इज्तिमाई खुदकुशी से मुराद यही है कि जिस वक्त आप इस दुनिया से मर जाएंगे, आपके तमाम तर मतलब जब वो मुश्किल खत्म हो जाएंगी, बिकॉज देयर इज नो वर्ल्ड हियर आफ्टर। द डे यू डाई इट्स एंड्स एवरीथिंग, किस्सा खत्म हो गया आपका। और we are the ones who create the meaning, truth and value in our lives, and we are totally responsible for our lives. हम अपनी जिंदगियों के लिए जिम्मेदार हैं। We often claim to be unable to do certain things, but in fact we do not do them because we do not want to. If we wanted to do them, we would. अगर हम करना चाहते तो हम कर सकते थे। For instance, the fact it's wrong to steal doesn't prevent us from doing it. Only we can do that. Two, we can't do anything. We can fly, but we can choose from our available options and in the process create ourselves. हम अपनी जिंदगी हम उड़ नहीं सकते, लेकिन अगर हम ऑप्शंस पे गौर करें, अपना प्रोसेस अपनाएं, तो हम अपना सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं। एसेंस जो हमारी जिंदगी का मतलब है वो हम बना सकते हैं। अदरवाइज हमारी लाइफ जो है वो सिसिफस की तरह। Thus, existentialists claim that moral theories which derive from, you can say, rational thinking are defective. ये जितनी भी moral theories हैं, जितनी religious जो doctrines हैं, जो scriptures हैं, वो सारे के सारे defective हैं, because they emphasize personal abstraction over experience, and they can't account for the role that human freedom manifested by personal commitment plays in the moral domain. एग्जिस्टेंशलिज्म का ये कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पर बहुत ज्यादा यू कैन से वास्ट है, और आज यूरोप की जो अक्सरियती कम्युनिटी है, दे आर फॉलोइंग दिस कॉन्सेप्ट इन देयर लाइव्स। दे यू कैन से वो मजहब से पीछे हट चुके हैं। वो अब मजहब को उस तरह से ब्लाइंडली दे आर गिविंग मीनिंग टू देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन वर्जन। दे आर नॉट फॉलोइंग एनी प्रीवियस फिलॉसफी। दे हैव देयर ओन डॉक्ट्राइन्स, और वो अपनी डॉक्ट्राइन को, अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ को जो है वो मतलब जो वो कैरी करते हैं, ताकि मतलब जो है वो उनको किसी, और ताकि वो जब मरे तो कम से कम एक पीसफुल एहसास हो कि यस आई लेड माय लाइफ अकॉर्डिंग टू माय विम्स एंड एप्रीहेंशंस, अकॉर्डिंग टू माय डिजायर्स। और जब ये तमाम चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो देन योर लाइफ इज क्वाइट, यू कैन से, रिजॉयसेबल। और यही एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी का कि you are not meant to follow the rational argument, rather you decide what is actually your